से मनुस्मृति की बात आ जाती है कि मनुस्मृति 3:31 चैप्टर 3 वर्स 31 असुर विवाह। आजकल के विवाह अधिकतर असुर विवाह हैं, जिसमें कन्या की इच्छा जाने बिना उसके जो ब्राइड ग्रूम है उसको कुछ ले दे के शादी कर दो बस। मनुस्मृति इसको अच्छा नहीं मानती है। कहते हैं ये मनुस्मृति 8 प्रकार के विवाह की बात करती है। पहले 4 ठीक माने गए हैं, अंतिम 4 ठीक नहीं माने गए हैं। ये असुर विवाह जो ये डावरी का एक रूप जो है असुर विवाह और वो मेल खाता है, ये 5वें नंबर पे आता है। यानी दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिजेस। क्या हमारे संस्कृति का पार्ट है, क्या हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है, उसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। मनुस्मृति की बात अब हम कर रहे हैं। चैप्टर 3 वर्स नंबर 53 क्लियरली कहती है कि अपने बच्चे की शादी में किसी प्रकार का लेन देन जो है वो अपने बच्चे को बेचने के समान है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पे जब हम लेन देन की बात कर रहे हैं तो लेन देन इन द सेंस ऑफ कि पहले से तय, पहले से डिमांडेड। डावरी में ये समस्या यही है। मनुस्मृति में आभूषणों का आदान प्रदान नहीं मना किया गया है, लेकिन आप कहें कि नहीं साहब इससे कम आप देंगे तो हम विवाह करेंगे ही नहीं, ये इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता है। मनुस्मृति ने जो ये व्यवस्थाएं दी हैं, बाद के धर्मशास्त्रों ने और बाद के कई ऋषियों मुनियों ने कमोबेश इसको माना है। इसकी चाहे मनुस्मृति में ही ये श्लोक आता है, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। बात पूजने से मतलब वहाँ ये है कि उनका आदर हो, उनका सम्मान हो, उनका सत्कार हो और उनको परिपूर्ण किया जाए। स्त्री का ऐसे सम्मान होगा तो वहाँ देवता निवास करते हैं, तो वहाँ पे धन धान्य बढ़ेगा, वहाँ पे घर जो है खुशहाल होगा और उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और उसी में फिर वो कहते हैं कि जहाँ नहीं होता है वहाँ हमेशा कष्ट, वहाँ हमेशा दुख, हमेशा क्लेश रहेगा। नमस्कार, संगम टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक आपके सामने प्रस्तुति लेकर आए हैं दहेज के बारे में, डावरी के बारे में। ये प्रस्तुति CHIS सेंटर फॉर हिंदू आइडेंटिटी स्टडीज़ की टीम ने तैयार किया है, जिसमें हम दहेज से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेंगे और इससे हम आगे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रस्तुति में हमने कुछ थोड़े बहुत आंकड़े लिए हैं और कुछ पुराने रेफरेंसेस लिए हैं हमारे शास्त्रों से, जैसे कि मनुस्मृति से। और मनुस्मृति के रेफरेंस के लिए हमने विशुद्ध मनुस्मृति का प्रयोग किया है, जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की एक शोध रचना है मनुस्मृति के ऊपर। इसमें इसका प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि मनुस्मृति हमारे सबसे पुरातन ग्रंथों में है और धर्मशास्त्रों में इसकी सबसे अधिक मान्यता है। तो दहेज से संबंधित जो बातें आजकल हम समझते हैं, क्या उनकी पुष्टि मनुस्मृति के किन्हीं प्रावधानों से होती है, हम ये भी देखेंगे। और आज के समाज में जो हम दहेज को समझ रहे हैं वो समस्या कितनी पुरानी है, कितनी जटिल है, कुछ इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं इस प्रस्तुति के शीर्षक से ही। शीर्षक हमने रखा है डावरी, अ रिडल और अ लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट। यानी दहेज एक पहेली है या समाज जो है अपने स्तर पर जो समाज को जो करना चाहिए उसे समाज अभी बहुत लंबे समय से टाल रहा है। हम इसको पहेली क्यों कह रहे हैं? पहेली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब पिछले कुछ दशकों से 1960-70 के दशक से यदि हम देखें तो दहेज की समस्या पर जितनी चर्चा और जितना लेख, जितने कार्यक्रम, जितने कानून और जितनी भी बातें हो सकती हैं, चाहे फिल्मों के जरिए और दूसरे माध्यमों से ये हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि घूम फिर के बात वहीं रह जा रही है, समस्या का कुछ समाधान नहीं हो रहा है। नीरज जी की एक कविता है, बहुत बार आई गई यह दिवाली मगर तम जहाँ था, यानी तम यानी अंधेरा, मगर तम जहाँ था वहीं पर खड़ा है, बहुत बार लौ जल बुझे पर अभी तक कफन रात का हर चमन पर पड़ा है। दहेज के मामले को भी लेकर कुछ यही स्थिति दिखती बन रही है
कि हम बात तो करते हैं, बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसका कुछ समाधान मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो क्या ये एक अबूझ पहेली है? क्या हमारा समाज, जो हमारा सनातन समाज है, इसको समझ ही नहीं पा रहा है कि कहाँ से सॉल्व किया जाए, कहाँ से रिजॉल्व किया जाए? या जैसा हमने कहा, जो उसका दूसरा प्रश्न है हमारे शीर्षक का, कि इट इज़ अ लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट, कम्युनिटी प्रोजेक्ट, कि समाज का एक काम है, समाज का एक कार्य है, एक उत्तरदायित्व है जो समाज संभवतः उसको टेकअप नहीं कर रहा है, या उसको कैसे लेना है आगे उसको समझ नहीं पा रहा है। तो इसके बारे में हम अब चर्चा आगे करते हैं। और यदि हम देखें दहेज की वजह से होता क्या है, समस्याएं क्या आती हैं। पहला तो ये कि इसको लेके हिंदू सोसाइटी को एक पैट्रियार्कल सोसाइटी डिक्लेयर करने में बड़ी सहूलियत होती है कि साहब आप लोग तो वैसे हैं कि लड़कियों की शादी के लिए आप पैसे लेते हैं क्योंकि आप पैट्रियार्कल हैं। एक तो ये। दूसरा, बहुत कम लोगों को ये अंदेशा होता है या समझ में आता है कि ये हमारा जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का पीरियड रहा, क्या उससे तो ये समस्या ज़्यादा नहीं हो गई? क्योंकि हम आगे देखेंगे कुछ ऐसे हमारे पास तथ्य साक्ष्य हैं जिससे लगता है कि ये समस्या गंभीर हुई है ब्रिटिश लोगों के आने के बाद। लेकिन हमें क्या बताया जाता है कि हज़ारों सालों से दहेज की परंपरा रही है, पुराने शास्त्रों में दहेज की बात की गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा, हिंदू सोसाइटी को में कई तरीके के डिविजन्स को बढ़ाया जाता है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कास्ट, अलग अलग कास्ट बेसिस। और दूसरा, एक जेंडर लाइंस भी ये दहेज तय करता है कि भाई लड़की है तो कहेगी कि ये इसको क्या है, लड़के को ये तो दहेज लेके निकल जाएगा, हमारे पिताजी को तो प्रॉब्लम होगी, उनको तो दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। तो एक जेंडर लाइन पे भी डिवीज़न होता है। तो ऑलरेडी एक डिवाइडेड सोसाइटी क्रिएट की गई अपने नैरेटिव को फैलाने के लिए वेस्ट द्वारा, वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा, और उसमें एक और डिवीज़न ला दिया गया स्त्री और पुरुष का। पैट्रियार्की भी उसी का हिस्सा है। तीसरा, हम चाहे ना चाहें, माने या ना माने, कहीं बहुत गहरे उसको अलग अलग ढंग से एक्सप्रेस किया जाता है, कहीं बहुत गहरे एक सन प्रेफरेंस वाली जो प्रॉब्लम है वो रह जाती है। वो बहुत अधिक मुखर होकर हो सकता है आज के ज़माने में ना दिखे, लेकिन लोगों के रिएक्शंस में, लोगों के जिस तरीके से लोग सोचते हैं कि भाई इनके पास तो बेटे ही बेटे हैं। अगर बेटा है, एक समय था जब लोग खुल के कहते थे कि अरे आपके पास अगर किसी के बेटे ही बेटे हैं तो खुल के कहते थे कि भाई आपका बेटा, मतलब आपके पास तो ब्लैंक चेक है, जब चाहे इनकैश कर लें। और बेटी हो गई तो वो बचपन से ही, मतलब जैसे ही पैदा हुई तो वो एक भार आ जाता था कि अरे बाप रे, अब बेटी हो गई, इसकी शादी करनी है, इसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। तो ये जो सन प्रेफरेंस की बात होती, उसके बाद फिर वही चीज़ को लेके दोबारा फिर हिंदू समाज की पिटाई होती है कि साहब आप तो सन प्रेफरेंस वाले हैं, आप तो पैट्रियार्की वाले हैं। यानी वो सारी बातें एक दूसरे में घूमती हुई एक विशेष साइकिल बनता जाता है और हम उस कुचक्र से नहीं निकल पाते हैं। इसके आगे क्या है? अब हम लीगल पोजीशंस की बात करें कि कानून क्या कहता है, क्योंकि हर चीज़ में हमें लगता है कि कानून ही हमारा रखवाला है, कानून ही हमें हर समस्या से निजात दिला देगा। तो पहली समस्या आज की डेट में जो गंभीर रूप से सामने आ रही है कि जो दहेज से रिलेटेड कानून है, जैसे सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, अब इंडियन पीनल कोड नहीं रहा, भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो उसमें सेक्शन 86, फिर 304B डाउरी डेथ, वो आईपीसी के सेक्शन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन सब बदल गए हैं भारतीय न्याय संहिता में, और डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये सारे कानून हैं। अब इन कानूनों के ऊपर एक तरफ ये होता है कि भाई आप स्त्रियों को मार रहे हैं, ब्राइड बर्निंग कर रहे हैं, नई नवेली दुल्हनों को आप जला दे रहे हैं, इतना क्रूर समाज है। दूसरी तरफ एक ये आ रहा है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो झूठे निकल के आ रहे हैं। करीब 2018 से 2022 तक में लगभग 60,000 से अधिक केसेस ऐसे इन सेक्शंस के अंडर फाइल हुए, जो कि पुलिस ने कहा कि ये गलत हैं, या तो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं या इसका कोई एविडेंस नहीं है, और अंततः ये केसेस बंद किए गए। फिर भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो ये तो लीगल पोजीशन है। अब इसका सल्यूशन भी हमने क्या खोजा? लीगल पोजीशन में प्रॉब्लम है, हमारी जुडिशरी में, जस्टिस में डिलीवरी में इतना लेट है, सब कुछ है, लेकिन 60 से लेकर आज तक इसमें कानूनों में को कड़ा करते गए कि साहब कानून कड़ा कर देंगे तो समस्या हट जाएगी। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय 10,000 का फ़ाइन होता था और 6 महीने की सज़ा।
1984 में इसको बढ़ाया गया और इसको 2 साल का कर दिया गया, फाइन का अमाउंट भी बढ़ाया गया और एक और निर्देश पारित किया गया कि जब विवाह हो तो जो गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं उन गिफ्ट्स का एक प्रॉपर लिस्ट बने, मैंडेटरी लिस्ट, कि भाई हमने इतना गहना दिया, इतना ये दिया, इतना पलंग दिया, वो जो भी है। अब ये तो एक बात हुई। अच्छा, 1986 में फिर इम्प्रिजनमेंट के टर्म को 5 साल बढ़ा दिया गया, यानी 5 साल कर दिया गया। इसी तरीके से 498A भी 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ और 304B ये 1986 में हुआ। 304B क्या है? डाउरी डेथ। इसमें यह है कि अगर किसी महिला की विद इन 7 years ऑफ मैरिज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डेथ हो जाती है अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि डाउरी डेथ ही है, यानी दहेज के डिमांड की वजह से उसकी प्रताड़ना हुई और इसलिए उसको मार दिया गया, या उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि उसने अपनी जान ले ली। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें ओनस ऑफ प्रूफ, यानी इसको साबित करने का भार एक्यूज पर है। अगर एक्यूज किसी ने कह दिया कि भाई आपने डाउरी लिया है और उसकी वजह से प्रताड़ना की है और किसी की डेथ हुई है, तो उसमें जिसने डाउरी ली है उसको साक्ष्य लाने पड़ेंगे कि साहब ऐसा नहीं था। अब जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ है उसके अंडर हम जानते हैं कि अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एंड द जॉब ऑफ प्रूविंग द अक्यूज्ड गिल्टी इज दैट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। यहाँ मामला उल्टा है। फिर 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने क्रूएल्टी को और एक्सपेंड कर दिया, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरीके के सिस्टम उसमें, हर तरीके के आयाम जोड़ दिए। लगभग आप ये समझ लीजिए कि जीवन के किसी भी आयाम में अगर कोई भी थोड़ी सी भी बातचीत हो गई तो उसको क्रूएल्टी में लाया जा सकता है, टेक्निकली स्पीकिंग। तो ये लीगल हमारा पोजीशन ये है। एक तरफ तो अब ये हमने बात कर ली कि लीगल पोजीशन क्या है, कानून क्या कहते हैं, कानून के अंदर जो थोड़ी बहुत अड़चने हैं वो क्या हैं। दूसरी तरफ क्या है कि एक बहुत ही कॉन्सर्टेड वोक पुश है। वोक पुश यानी जो आज की वोक फिलॉसफी, वोक थॉट प्रोसेस है, उसको बहुत ज़ोर से पुश किया जा रहा है, जिसमें कि लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, ओपन एंडेड मैरिजेज़ हैं, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की डिमांड बहुत ज़ोर से उठी थी। वो अभी मामला रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं दिया, या मतलब उन्होंने अपने स्तर पे कोई चेंज नहीं कहा। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट तय करेगी। ईज़ ऑफ डिवोर्स को ईजी बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज़ करके अंडर आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ग्राउंड तैयार किया, जिसको कहते हैं कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, यानी शादी इस स्थिति पे पहुंच गई कि अब इसको रिट्रीव नहीं किया जा सकता, इसको बचाया नहीं जा सकता, इस ग्राउंड पे डिवोर्स मिल सकता है। अब डिवोर्स अगर मिल सकता है तो ये तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट कहता तो है अपने डिसीजन में कि नहीं, इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, बहुत स्पेयरिंगली यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम फिर इतना सब्जेक्टिव हो जाएगा ये कि हम कहाँ पे रुकेंगे। हो सकता है हमें आज मेरी पत्नी की बात अच्छी नहीं लगी तो मैंने कहा डिवोर्स ले लो। मुझे याद है रीडर्स डाइजेस्ट में बहुत पहले मैंने एज ए स्कूल स्टूडेंट पढ़ा था कि 50 साल की शादी के बाद एक कपल जो है वो डिवोर्स ले रहे थे। तो जो भी उनके ऑफिसर्स थे उन्होंने पूछा भाई क्या कारण है, अचानक क्या हो गया, 50 साल तो ठीक ही ठाक चला। तो पति ने कहा कि भाई हमें नहीं समझ में आया, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा है, कुछ है, वॉट एवर, समथिंग इज़ नॉट राइट। तो वाइफ को पूछा गया तो वाइफ ने कहा कि आई डोंट लाइक द वे ही फार्ट्स। अब इस तरह के भी कारण हो सकते हैं, कारण कुछ और रहा होगा, उसने कुछ और कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि ये इतना सब्जेक्टिव है और इसमें फिर रुकेंगे कहाँ, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो एक तरफ मैरिज के इंस्टीट्यूशन को विशिएट किया गया कानूनों के द्वारा और कानूनों की जटिलता के द्वारा, लीगल प्रोसेसेस ऐसे ही कमबरसम हैं, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भाई आप विवाह से अलग भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लिव इन रहिए, ओपन एंडेड रहिए, ये रहिए, वो रहिए। तो ये दोनों जो हैं एक साथ अगर इनको हम समग्रता में देखें तो ये परिवार की जो संस्था है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड मैरिज, इसको ये दोनों तोड़ते हुए दिख रहे हैं और जिसका असर हमें आज समाज में दिखता है। हालांकि हम मानते हैं कि जो वैश्विक परिदृश्य की अगर बात करें तो उसमें अभी हमारे यहाँ समस्या कम मानी जा रही है परसेंटेज वाइज, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है,
तो ऐसे में अगर कोई कहे कि 1% ही हो रहा है तो एब्सोल्यूट नंबर्स में वो बहुत ज़्यादा है। फिर तो अब एक समस्या ये आती है जब हम ऐसे बात करते हैं कि कहीं एक वो सस्पिशन क्रिएट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डावरी की प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर रहे हैं या उससे एस्केप कर रहे हैं कि साहब ये तो कानून में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा नहीं गया है, हमारे यहाँ तो ये नहीं था, वो नहीं था, ये तो किसी और ने ला के दे दिया। तो मेरा ये कहना है कि जब हम इस समस्या को मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अनलेस यू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम यू विल नॉट बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, पीरियड। ठीक है, तो अब समस्या ये है कि क्या फिर तो उसको हम मान लें कि नहीं नहीं ये तो अरे हम इतने बुरे तो नहीं हैं। बात अच्छे बुरे की नहीं है, आपका समाज है, आपकी समस्या है आज की डेट में वो समस्या है, उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम आगे चर्चा करें। तो ये रहा एक खाका जो है हमने तैयार किया एक परिप्रेक्ष्य देने के लिए कि हम किस तरीके की चर्चा हम करने जा रहे हैं। अब ऐसे किसी भी मामले पे जब भी बात होती है तो जैसा मैंने पहले कानूनों की बात की, कुछ आंकड़ों की बात की, तो फोकस हमेशा हमारा रहता है कि कानून क्या कह रहे हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं, झूठे कितने हैं, सच्चे कितने हैं, और बात वहीं फंस के शायद वहीं रह जाती है। और शायद यही कारण है कि हमने जितनी प्रगति इस मामले में करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम कानूनों को जो है परखने लगे, कानून के जो पेचीदगी है उसमें फंस गए। तो हमने ये अप्रोच किया कि आज का जो युवा है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, और जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि जो हमारा सेंटर फॉर हिंदू आइडेंटिटी स्टडीज़ है, ये युवाओं के मन में जो संदेह है, जो प्रश्न है भारतीय समाज परंपरा को लेके, भारतीय ज्ञान आदि को लेके, उसमें जो गैप है, क्योंकि जो लिव्ड रियलिटी है उनकी अलग है, जो हम बात कर रहे हैं शास्त्रों की वो अलग है, तो एक गैप है, तो उसको हम भरने का प्रयास करते हैं। और उनके मन में बहुत सारे संशय भरे प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएंगे क्या उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकल आएंगी जिससे समाधान का कोई रास्ता निकले। तो हमारा यही प्रयत्न रहता है CHIS में। तो हमने ये कहा कि बजाय इसके कि हम आंकड़ों को आपके सामने रख दें, बजाय इसके कि कानूनों की जो है व्याख्या करें लंबी चौड़ी, हमने क्या किया कि हमारे जो युवा साथी हैं टीम के, उनको हमने कहा कि दहेज से जुड़े जो भी प्रश्न आपकी समझ में आ रहे हैं कि नहीं ये क्यों होता है, ये है तो ये क्यों है, क्या ऐसा है वैसा है, जो भी प्रश्न आए उनको आप लिख के दे दीजिए, हम प्रयास करेंगे कि उनका हम यथोचित उत्तर दे पाएँ। तो यही हमने इसको तरीका रखा है इस प्रस्तुति का कि प्रश्न होंगे और उसके उत्तर देने का प्रयास होगा। इसमें कुछ प्रश्न आपको रिपीटेटिव लगेंगे और हमने उसको एडिट जानबूझकर नहीं किया, ताकि वो एक संशय जो जब होता है तो कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आए, संशय किसी भी रूप में आ सकता है, एक ही चीज़ पे बार बार संशय हो सकता है, इसलिए कभी कुछ रिपीटेटिव लगेगा, कहीं कुछ लगेगा कि वही बात बार बार दोहराई जा रही है, फिर भी हमने उसको बदला नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न हैं। एक युवा जो भी हमारे युवा साथी हैं उनके मन में ये प्रश्न है, और हम उनके थ्रू बाकी जो युवा हैं उनको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए फिर इस प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इतना आधुनिक एजुकेशन, इतनी आधुनिक शिक्षा के बाद भी भारत में दहेज प्रथा क्यों इतनी प्रचलित है? अब मैंने तो लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि साहब यहाँ ये नहीं था, वो नहीं था, मनुस्मृति ऐसा नहीं कहती, वगैरह वगैरह, और कानून ऐसे है वैसे है, ब्रिटिश ने आके कुछ दे दिया। लेकिन उनके मन में ये धारणा है कि भाई ये है तो प्रचलित हर जगह। तो हमने थोड़ा सा इसको आंकड़ों के बल पे समझने का प्रयास किया। तो हमने देखने का प्रयास किया कि क्या ये एक पैन इंडिया प्रॉब्लम है। हमने 2018 से लेके 2022 तक के जो NCRB की रिपोर्ट्स हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट आती रहती है। पहले 2 साल में एक बार आती थी, अब एक साल पे आने लगी है। तो 2018 से 2022 तक के डेटा को लिया। मोटे तौर पर हमें दिखा कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बार बार इनके नाम आ रहे हैं, जिसमें हाई इंसिडेंस ऑफ केसेस ऑफ सेक्शन 498A, सेक्शन 304B ऑफ द IPC, सेक्शन 3/4 प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट,
1961, ये जो 3-4 दहेज से जुड़े कानून हैं उनको हमने लिया और उसमें ये कुछ चीज़ें निकल के आईं। तो कुछ स्टेट्स हैं जिसमें केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दक्षिण के भी कुछ स्टेट हैं जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो इन केसेस को और प्रोजेक्टेड जो पॉपुलेशन है उसको अगर थोड़ा सा जोड़ें तो ऐसा लगता है कि लगभग देश की जो 1/3 हिंदू पॉपुलेशन है वो इससे अफेक्टेड है, यानी उन एरियाज़ में उन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ऐसे केसेस आ रहे हैं। फिर हमने फेक केसेस की बात पहले की, जैसे 60,000 से अधिक केस इसमें फेक भी निकले और उसको क्लोजर भी किया गया। तो अगर पूरे भारत के परिदृश्य में देखें तो जहां 28 स्टेट हैं तो वहां अगर 5-6 स्टेट हैं, 7 स्टेट हैं, तो लगता है कि समस्या बहुत गंभीर शायद नहीं है। 1/3 मैंने कहा हिंदू पॉपुलेशन भी इसमें अफेक्टेड दिख रही है। तो समस्या सीरियस है, बहुत सीरियस है या हल्की है, इसके बारे में स्पष्टता से मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि समस्या है, पहली बात। दूसरी बात, ये हिंदी हार्टलैंड में अधिक दिख रही है, ठीक है। बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, कुछ पहाड़ी स्टेट्स हैं, कुछ साउथ के स्टेट्स हैं, वहाँ संभवतः हिंदू पॉपुलेशन कम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आसाम वगैरह में है थोड़े ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस वजह से है क्योंकि वहाँ हिंदू जिस तरीके से जो नॉर्मल एक सनातन समाज आज की डेट में है वहाँ नहीं है। तो इसलिए समस्या है, लेकिन इसमें चूँकि झूठे केसेस भी हैं तो हमें ये इसको भी थोड़ा सा मतलब आंकड़े के तौर पे समझते हुए चलना पड़ेगा कि आंकड़े हैं, बड़े बड़े आंकड़े, टोटल केसेस जो हैं कुछ 6 लाख से ऊपर जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ झूठे भी हैं। तो इसमें कितने सही हैं कितने झूठे हैं, डिवोर्स केसेस में कई बार ऐसे मामले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत बार जो है कहा है कि भाई डाउरी लॉज का मिसयूज़ हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एडवाइजरी इशू किया 2009 में कि भाई ऐसे अरेस्ट मत कर लीजिए क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो छोटे छोटे झगड़े में ऐसे केसेस को इन्वोक कर दिया जा रहा है और कंप्लेंट जब आती है तो पुलिस रजिस्टर करती है, बाकी और किसी मामले में पुलिस रजिस्टर करे ना करे। डाउरी केसेस हों, रेप के केसेस हों, जनरली क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो भी केसेस हैं पुलिस उसमें रजिस्टर करने में पीछे नहीं रहती है जनरली स्पीकिंग। हालांकि ये भी कहा जाता है कि केवल 20% केसेस में महिलाएं पुलिस को अप्रोच करती हैं। ये एक बहुत पुराना एक आर्गुमेंट रहा है। वो चाहे केसेस की संख्या 100 रही हो, चाहे आज 1000 हो, वो हमेशा एक साथ में राइडर लगा रहता है कि साहब 20% केसेस ही रिपोर्ट होते हैं। ये वैश्विक स्तर पर है। अमेरिका में भी आप जाएंगे, वहाँ जो केसेस की संख्या है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे कि ये एक राइडर लगा रहता है कि साहब बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं करती हैं, ठीक है। तो समस्या है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आंकड़ों को हम हटा भी दें तो समाज में एक भय तो व्याप्त है दहेज को लेके। इसी वजह से समाज की हर दूसरे दिन जो है भर्त्सना होती है, निंदा होती है कि हिंदू समाज तो बड़ा पैट्रियार्कल है, हिंदू समाज तो ब्राइड बर्नर है। तो उससे हमारे समाज की छवि भी खराब होती है। तो हम आंकड़ों के कम या ज़्यादा होने से इस बात से नहीं हम पीछे हट सकते कि उस समस्या को हम एक्नॉलेज ही नहीं करें। अगर हम मान भी लें कि चलिए आंकड़े झूठे हैं, बहुत सारे झूठे केसेस हैं, मान लिया, लेकिन आपके आंकड़ों की वजह से आपके समाज की छवि तो बिगड़ रही है। आपने समाज उसके बारे में क्या कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे कि क्या डाउरी यानी दहेज हमारे जो संस्कृति है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, उसका कल्चर जो है रहा है, उसका दहेज जो है हमारे संस्कृति का पार्ट रहा है, और ये जो खतरनाक नियम है इसको जनरेशन्स के थ्रू, पीढ़ियों के थ्रू हम तक आया है। ये प्रश्न है, यानी डाउरी जो है, इज़ डाउरी ट्रूली अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन एंड कल्चर और जस्ट अ हार्मफुल नॉर्म पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन्स। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर कि क्या हमारे संस्कृति का पार्ट है, क्या हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है, उसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। मनुस्मृति की बात अब हम कर रहे हैं। चैप्टर 3 वर्स नंबर 53 क्लियरली कहती है कि अपने बच्चे की शादी में किसी प्रकार का लेन देन जो है
वो अपने बच्चे को बेचने के समान है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पे जब हम लेन देन की बात कर रहे हैं तो लेन देन इन द सेंस ऑफ कि पहले से तय, पहले से डिमांडेड। डावरी में ये समस्या यही है। मनुस्मृति में आभूषणों का आदान प्रदान नहीं मना किया गया है, लेकिन आप कहें कि नहीं साहब इससे कम आप देंगे तो हम विवाह करेंगे ही नहीं, ये इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, तो ट्रेडिशन और संस्कृति की जहाँ तक पार्ट है। और एक बात और कह दें कि मनुस्मृति ने जो ये व्यवस्थाएं दी हैं, बाद के धर्मशास्त्रों ने और बाद के कई ऋषियों मुनियों ने कमोबेश इसको माना है। इसकी चाहे मनुस्मृति में ही ये श्लोक आता है, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। उसका भी जो डीप मीनिंग है वो ये नहीं है कि आप किसी स्त्री को बैठा दें एक पेडेस्टल पे और उसको जो है कुमकुम टीका लगा के आरती करें। बात पूजने से मतलब वहाँ ये है कि उनका आदर हो, उनका सम्मान हो, उनका सत्कार हो और उनको परिपूर्ण किया जाए। जब आप पूजा करते हैं तो भगवान को आप आरती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको धूप नैवेद्य दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, उनको आप अपनी ओर से, अपनी भावना से परिपूर्ण करते हैं। तो जब स्त्री का ऐसे सम्मान होगा तो वहाँ देवता निवास करते हैं, यानी देवता यानी कि दिव्यता देने वाले जो हमारे आराध्य लोग हैं। तो वहाँ पे धन धान्य बढ़ेगा, वहाँ पे घर जो है खुशहाल होगा और उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और उसी में फिर वो कहते हैं कि जहाँ नहीं होता है वहाँ हमेशा कष्ट, वहाँ हमेशा दुख, हमेशा क्लेश रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति की जहाँ तक जो प्रश्न है कि साहब संस्कृति का पार्ट है कि नहीं, ये नहीं है। डावरी हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं है। बल्कि एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि चैप्टर 9:194 में मनुस्मृति जो है वो स्त्री धन की बात करती है, जिसके 6 सोर्सेज हैं कि उसको समय समय पर जो भी धन मिलता है, आभूषण हो और भी चीज़ें हों, अपने पिता से, अपने पति से, अपने भाई से, विवाह के समय ही नहीं, विवाह के अतिरिक्त भी पति को आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन अगर वो कुछ ला के दे रहा है, वो स्त्री धन हो गया। पिता ने दिया, स्त्री धन हो गया। भाई ने दिया, स्त्री धन हो गया। कभी भी किसी त्यौहार के मौके पर, और ये हमारे समाज में आज भी है, बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जिसमें कि लड़की के मायके से कुछ आता है। जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में तीज होता है, निर्जला व्रत होता है तीज का, तो वहाँ पे उस समय तीज आता है, यानी लड़की के मायके से कुछ उपहार आते हैं और उसको एक तरीके से सेक्रेड माना जाता है, वो उन्हीं का होता है, उसके ऊपर किसी का हक नहीं होता। और ये जो स्त्री धन है, ये अगर स्त्री ना भी रहे, कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी वजह से, तो उसके पति को नहीं जाएगा, उसके बच्चों को जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो अगर एक तरफ प्रॉपर्टी का एक वो चला आता है कि दादा बाप बेटा, तो एक तरफ जो है नानी माँ बेटी, वो एक लीनिएज भी प्रॉपर्टी की बनती है। तो मात्र प्रॉपर्टी की बात नहीं है, इसमें है कि स्त्री को कोई भी धन जो आउट ऑफ अफेक्शन किसी खास मौके पर दिया जा रहा है वो उसका धन है। तो अगर ऐसा है तो फिर मतलब स्त्री को इस तरीके के एब्यूजिव रिलेशन, अगर हम कहें डाउरी को लेके प्रताड़ना और इस तरह की, तो कोई मंजूरी देती हुई मनुस्मृति मुझे नहीं दिखती है। अब दूसरा प्रश्न था कि ये हैंडेड डाउन द जनरेशंस, पीढ़ियों से आता रहा है। अब ये हज़ारों वर्षों का जो ये एक जुमला है कि जो भी होता है हमारे यहाँ हज़ारों वर्षों से होता है। कास्ट ऑपरेशन हज़ारों वर्षों से हो रहा है। ब्राह्मणों ने जो है वो दलितों का ये किया, क्या बोलते हैं, उनको सप्रेस किया, उनका शोषण किया, हज़ारों वर्षों से होता आ रहा है। लेकिन ये पार्शियल सत्य है। पार्शियल इसलिए कि ये उतने पुराने समय से नहीं आ रहा है, हमारे पिछले कुछ जनरेशन से, मे बी 3, 4, 5, 6 मान लीजिए, या थोड़ा सा और पीछे चले तो जब ये हमारे आक्रांता आए उस समय से मान लीजिए, कुछ हमारे ट्रेडिशंस में गड़बड़ियाँ आई हैं। तो ये कुछ जनरेशन से आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको अपने पर्सपेक्टिव को नहीं बढ़ाएंगे तो हम उसी निरंतर हमेशा उसी ग्लानि में रहेंगे कि साहब ये तो हज़ारों वर्षों से होता आ रहा है। और ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हज़ारों वर्षों से होता आ रहा है? ये वही लोग हैं, वही सभ्यता है जो कि आज से कुछ समय पहले तक 4004 BC, 4004 ईसा पूर्व से पीछे जाने को तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि 4004 ईसा पूर्व में ही भगवान ने जो है वो, उनके गॉड ने संसार बना दिया। तो जो आज से 6000 वर्ष पीछे जाने को तैयार नहीं है,
उसको तो हमें पूछना चाहिए कि भैया उसके पीछे की गिनती आपकी आती है कि नहीं, क्योंकि हम तो हज़ारों हज़ार, हम तो गिनना छोड़ दिया हमने कि कितने हज़ार पुराने हैं। अभी तो एविडेंस आ रहा है, अभी हम कोई कह रहा है 7,000, कोई कह रहा है 10,000, 15,000, 20,000, हमें नहीं पता कितने कल्प निकल गए, कितने मनवंतर निकल गए। तो हम तो उतना पुराने हैं। तो अगर सनातन सभ्यता की विराटता को देखेंगे तो अगर ये पिछले कुछ 100 वर्षों में भी ये समस्या बढ़ी है, हम मान लेते हैं कि चलिए 400-500 साल से है ये समस्या, तो भी सनातन के कालखंड के हिसाब से ये बहुत छोटा कालखंड है। जहाँ हम हज़ारों और वर्ष और उससे भी बहुत पीछे जाने की बात करते हैं, वहाँ अगर 400-500 वर्ष से कोई चीज़ चल रही है तो ये छोटी समस्या है, रीसेंट समस्या है। तो ये पार्शियल यस इसलिए है इस आंसर को कि हाँ, पिछले कुछ जनरेशन से ये चली आ रही है अलग अलग रूपों में। इसमें बदलाव भी आए हैं, इसमें चीज़ें कहीं गंभीर हुई हैं, कहीं अब जैसे आ रहा है कि भाई इसका एक अलग ही इस्तेमाल हो रहा है, एज ए वेपन इस्तेमाल हो रहा है विवाहों में, जो विवाह गड़बड़ हो जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वैसे ही हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ ब्रिटिश ने दे दिया। ये आपको एक उदाहरण दे देते हैं, वीना तलवार ओल्डेनबर्ग, इन्होंने, ये अमेरिका में बेस्ड हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है डाउरी मर्डर, इम्पीरियल ओरिजिन्स ऑफ अ कल्चरल क्राइम। ठीक है, और ये बुक, इनकी एक टॉक जो है संगम टॉक्स के ही प्लेटफॉर्म पर है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंसाइटफुल टॉक है और बहुत ही सीधे तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसे दहेज जो है आज की डेट में जो समस्या, दहेज की समस्या है, वो ब्रिटिश के आने के बाद ये बढ़ी। और कैसे बढ़ी उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पंजाब जो है वो ब्रिटिश के लिए सेनाओं में भर्ती के लिए एक अच्छी जगह बन गई जब ब्रिटिश ने उन पर कब्जा कर लिया महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो लड़के थे उनको ले लिया, यंगस्टर्स को, मजबूत थे, लंबी चौड़ी कदकाठी लड़ने वाले लोग। और आप जानते हैं कि जो सिख लोग रहे हैं उन्होंने देश की कितने जनरेशन्स पहले से सेवा की है, देश के फ्रंटियर्स को हमेशा बचाया है। लेकिन जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो इन्होंने अपने बस में उनको कर लिया और इनको कहा कि आप अगर 10 साल तक लॉयल सर्विस देंगे फ़ौज में तो हम आपको 23 एकड़ ज़मीन देंगे। ऐसा करके वीना तलवार जी बताती हैं, उनके टॉक में आप देख सकते हैं कि ऐसा करके उन्होंने क्या किया कि जो पहले एक बराबरी थी, क्योंकि देखिए जब कृषि आधारित सभ्यता होती है, कृषि आधारित इकॉनमी होती है, तो आम तौर पर हम लोग सोचते हैं कि घर में स्त्री तो घर संभालती है और आदमी खेत पर चला जाता है काम करने। लेकिन वीना जी बहुत डिटेल में और बहुत क्लियरली बोलती हैं कि आदमी जो जाता है वो सिर्फ खेत जोतता है, खेत में जोतना, उसमें बीज डालना, उसको बराबर करना, ये सब करता है, खाद डालना, ये सब। लेकिन जो उसके बाद का प्रोसेस होता है, उसकी थ्रेशिंग, सोइंग, वीनिंग, जो बेसिकली जब कट जाती है फसल तो उसको फिर अलग करना, जो धान को अलग करना, और जिसको कहते हैं सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शेफ, ये सारा काम महिलाएं करती हैं। लेकिन जब ब्रिटिश इकॉनमी आई उन्होंने लैंड टाइटल्स में बहुत सारे चेंजेस किए, रेवेन्यू को परमानेंट कर दिया, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि मतलब आप देखिए ब्रिटिश की बदमाशी, इन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि आपको चाहे अकाल पड़े, चाहे वर्षा हो, चाहे जो भी हो, आपको इतना ही टैक्स देना है। और टैक्स क्या होता था? अन्न होता था। अब अन्न जो है वो जब टैक्स का टाइम हो तो किसान किसी भी कीमत पे बेचने को तैयार है कि भाई कुछ मिले तो पैसा दे, और उन्होंने जो है काइंड में लेना छोड़ दिया। ऐसे में क्या कहते हैं, जब ब्रिटिश ने ऐसा कर दिया तो गरीबी होने लगी। गरीबी जब होने लगी तो उन्होंने, ब्रिटिश ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपकी गरीबी इस टैक्स की वजह से नहीं है, आपकी गरीबी इसलिए है क्योंकि आप ये शादियां कर रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। ये एक थ्योरी है जो अभी तक कहीं कहीं लोग चली आते हैं कि भाई शादियों में इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। समस्या खर्चा करने की नहीं है, वो मैं बाद में आऊँगा उस बारे में। लेकिन आपके माइंड में ये दिया जाता है कि हर चीज़ एक्सेस है। ये ब्रिटिश का ही दिया हुआ है कि आपने रेवेन्यू फिक्स कर दिया, उस रेवेन्यू को देने में किसान मरा जा रहा है, किसान डेट ट्रैप में जा रहा है, उसको नहीं कम कर रहे हैं, लेकिन
जो शादियां हो रही हैं उसको कह रहे हैं नहीं नहीं आप बहुत लेविश वेडिंग्स कर रहे हैं, आप इसको कम कीजिए। तो ऐसे में जो चीज़ें आम तौर पर जो है वो एक्सचेंज हो जाती थी, लड़कियों के परिवार की तरफ से दी जाती थी विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी डिमांड, अब वो डिमांड बनने लगी। क्योंकि अब लड़कों को लगा कि ठीक है भाई, हम तो राजा हो गए, हमारे पास तो 23 एकड़ ज़मीन आने वाली है, हम तो फौज में हैं ही। तो वहाँ से, और जो एग्रारियन इकॉनमी थी उसको तोड़ा। अब इसके आगे भी वीना जी जो बताती हैं उसको ध्यान में लेने वाली बात है कि ये ब्रिटिश आए, ख़राब हो गया वो तो ठीक है, उसके पहले क्या था? एक बड़ा नॉर्मल प्रश्न है कि उसके पहले क्या था। तो महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में जो रेवेन्यू आता था, एक तो वो फिक्स्ड नहीं था, अगर अकाल पड़ गया, वर्षा कम हुई तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे करते थे। दूसरा, उन्होंने कह रखा था कि भाई 10% आप रिज़र्व रखिए, सब कुछ मत खर्चा कर दीजिए, और जो चौपाल है उसको, जैसे किसी की शादी है, किसी लड़की की शादी है, तो चौपाल का, ढोलकी वाले का, दिया का, उसमें जो दिया, बिजली तो थी नहीं, तो दिया, मशाल आदि जो भी जलना है उसकी व्यवस्था वहाँ एक तरीके से राज्य सरकार करती थी। तो वो सारे सिस्टम्स को तो ब्रिटिश ने हटा दिया, ऊपर से कह दिया कि साहब आप बहुत लेविश वेडिंग्स कर रहे हैं, और एक जो अलग अलग रस्में थे उसमें जो भी दिया जाता था उसके ऊपर तो पूरी तरह रोक लगा दी। ये किसी तरीके से बच गया, जो जिसको दाज कहते हैं पंजाबी में। तो दाज फिर बढ़ने लगा, और फिर वो एक उसने बड़ा जो है विशेष रूप ले लिया कि साहब डिमांड बेस्ड हो गया, प्रेशर बेस्ड हो गया, ब्लैकमेल बेस्ड हो गया, एक्सटॉर्शन बेस्ड हो गया। तो उनका जो है असर, जब हम पिछले कुछ जनरेशन्स की बात करते हैं तो हम 19वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, रंजीत सिंह जी के बाद का समय जो है। तो 19वीं सेंचुरी से आज तक अगर आप देखें तो कम से कम 7-8 पीढ़ी, 10 पीढ़ियाँ या 4-6 पीढ़ियाँ तो निकली होंगी। इन पीढ़ियों में ये समस्या विकराल रूप धारण करती गई है। और उसके बाद जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस आते हैं तो फिर वो ये कि साहब हम लड़के हैं तो ब्लैंक चेक हैं, तो वो एक जो ग्रीड है वो है समाज में, वो कि ले लो भाई जितना ले सकते हो, लड़का सरकारी नौकरी में है तो और बढ़ जाएगा, वो पूरा रेट है जिसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैरिज मार्केट हो गया, जब हमारी शादियां बाज़ार हो गई तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। तो फिर थोड़ा आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो इससे पहले तो दूसरा जो प्रश्न था कि क्या ट्रेडिशन में ये है? नहीं है। क्या ये कुछ जनरेशन से चला आ रहा है? कुछ जनरेशन से आ रहा है, पीछे हजारों सालों से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। इफ़ वीमेन आर अर्निंग एंड एजुकेटेड टुडे, वाई आर दे स्टिल एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउरी? अगर स्त्रियां आज कमा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, तब क्यों उनसे डाउरी एक्सपेक्ट किया जा रहा है? समस्या ये है कि डाउरी का जो फिनोमिनन है वो स्त्रियों को नहीं देख रहा है, वो स्त्रियों के पढ़ाई को भी नहीं देख रहा है। वहाँ पे बात ये है कि जो वर्स्ट केस है कि जो लड़के वाला है उसको लग रहा है कि यार हमने इतना इन्वेस्ट किया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो बेस्ट रिटर्न कहाँ से आएगा? अब जब वो नौकरी करेगा या कोई बिज़नेस करेगा, जब उसको नौकरी में प्रमोशन होगा, कभी 5 साल, 10 साल, 15 साल लग जाएंगे, तो तब तक तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नील रहेगा। ये गेट रिच क्विक स्कीम है, जल्दी से हम अमीर बन जाए, जल्दी से हमारा स्टेटस हो जाए, ये समस्या है। तो वहाँ ये समस्या नहीं है कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो हम दहेज ज़्यादा लेंगे, वो वन ऑफ द नेगोशिएटिंग कंडीशंस होता है, लेकिन वो नेसेसरी या मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि लड़की, कई बार होता है कि लड़की पढ़ी लिखी हो तो दहेज नहीं लिया गया कि चलो भाई लड़की पढ़ी लिखी है अपना कर लेगी, तो ये भी होता है। लेकिन ये एक्सट्रीम केसेस है या कम ऐसे केसेस हैं, और ऐसे भी केसेस हैं कि लड़की पढ़ी लिखी नहीं है या लड़की के पिता को लग रहा है कि भाई इसको कौन शादी करेगा, तो चलो भाई ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देके हम शादी कर लें। ये एक्सट्रीम है, लेकिन बहुत कुछ जो सत्य है इसके बीच में एक बहुत बड़ा बैंड है, जो सत्य इसके बीच में, ग्रे एरिया में। ठीक है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट, जो मैं अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में भी कह रहा था कि किसी भी समाज में, चाहे आप वैयक्तिक स्तर पर देख लें, चाहे आप परिवार के स्तर पर देख लें, चाहे समाज के स्तर पर देख लें, गिफ्ट्स का लेना देना अच्छा माना जाता है। आप किसी के घर जाएं और खाली हाथ जाएं तो अच्छा नहीं माना जाता है। आप चाहते हैं, शादियां होती हैं तो अच्छे से रंग रोगन, अच्छी फेस्टिविटी, एक माहौल होता है, उत्सव का माहौल होता है।
ऐसे में अगर कोई बिल्कुल सादगी से, बिल्कुल सादे ढंग से ऐसे करे जैसे कि वो शादी ना हो, कोई अन्य ही फेस्टिवल है या अन्य ही कुछ अवसर है, तो बात फिर मज़ा नहीं आता। समाज ऐसा नहीं है, समाज उपहार है, उनके एक्सचेंज को सेलिब्रेट करता है, वैसे ही फेस्टिविटीज़ बढ़ती हैं। लोग कई बार सामूहिक जब होता है तो लोग अपने अपने घरों से बना के ले जाते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स हो जाती हैं, लेकिन पहले काफ़ी सारे जो त्यौहार होते थे उसमें लोग घर से बना के ले जाते थे, तो शेयर करते थे। तो इस तरीके से वो एक्सचेंज जो है एक अच्छा चीज़ है, लेकिन इसी को अगर आप थोड़ा सा प्रेशर वाला बना दे, थोड़ा सा एक्सटॉर्टेड बना दे, तो यही दहेज की समस्या बन जाता है। ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे जो स्टेटस को लेके उनको लगता है कि अगर ये गिफ्ट्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे तो हमारा भी स्टेटस बनेगा, देने वाले का भी, लेने वाले का भी। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो चुपके से अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीद के रख देंगे और कहेंगे कि बेटी वाले ने दिया, ताकि उनको समाज में कहने को हो जाए कि हाँ लड़के को दहेज अच्छा मिला। वरना समाज कहेगा अरे आपका बेटा सरकारी नौकरी में है फिर भी गाड़ी नहीं मिली दहेज में। तो ये भी होता है, इसका एक पक्ष ये भी है। तो गर्ल एजुकेशन या उनकी अर्निंग कैपेसिटी के बारे में ये नहीं है, यहाँ और भी अलग अलग चीज़ें काम कर रही हैं, अलग अलग साइकी है। सोसाइटी कभी भी लीनियर नहीं होती है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, कई रिलेशंस होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं जो कट इन करते हैं। आप इधर से जा रहे हैं, कोई उधर से आके रोक दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग। अब अगला प्रश्न, आर वी मैरिंग ऑफ आवर डॉटर्स और साइलेंटली सेलिंग देम अंडर द लेबल ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, कि क्या हम उन्हें ट्रेडिशन के नाम पे कि दहेज है जी, चलता है, दहेज है, देना पड़ेगा, अब ये तो यही चलन है समाज का, इस नाम पे हम क्या उनको बेच रहे हैं क्या? तो अगर आप बेचने की प्रक्रिया को देखें तो एक्चुअली बिक तो रहा है दूल्हा, क्योंकि पैसा वो उसके लिए लिया जा रहा है ना, कि भाई आप इतना पैसा दीजिए तो शादी होगी। तो पैसे लेके देने वाली जो चीज़ है उसमें आप कहीं जाके टीवी खरीदते हैं, आप दुकान वाले को पैसा देते हैं, तो लड़की वाले ने लड़के वाले को पैसा दिया तो उससे कुछ लिया, क्या लिया? दूल्हा लिया। बल्कि 1982 में एक फिल्म ही आई थी दूल्हा बिकता है, उसमें ये गाना भी था दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। तो अगर देखें तो एक्चुअली उल्टा है। यहाँ तो ये लग रहा है कि मतलब बेटी इतनी लायबिलिटी है कि भैया कुछ पैसे ले लो लेकिन बेटी को ले जाओ, इस तरीके की जो है धारणा बनती चली जा रही है। तो मतलब यहाँ बेचने की बात नहीं हो रही, यहाँ तो डिस्पोजल जिसको कहते हैं कि भाई क्या है ये तो कबाड़ पड़ा हुआ है, ऐसा करो यार, अच्छा ठीक है तुम 2-4 कबाड़ी को हम देते हैं कुछ, ठीक है चलो दे दो, इस तरह की स्थिति बन गई है। तो ये कहना भी बड़ा अजीब है कि मतलब बेटियां बिक रही हैं कि बेटे बिक रहे हैं, या बेटियों को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। दूसरा, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे सनातन स्कीम में तो ये नहीं है। इन द सनातन स्कीम ऑफ थिंग्स देयर इज़ नो ट्रेडिशन ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये नहीं है। अब नहीं है फिर भी चल रहा है, तो कहीं कुछ समस्या है जिसको हम एक बार डील करें, उसके बारे में बात करें। बल्कि फिर से मनुस्मृति की बात आ जाती है कि मनुस्मृति 3:31 चैप्टर 3 वर्स 31, असुर विवाह, आजकल के विवाह अधिकतर असुर विवाह हैं, जिसमें कन्या की इच्छा जाने बिना उसके जो ब्राइड ग्रूम है उसको कुछ ले दे के शादी कर दो बस। मनुस्मृति इसको अच्छा नहीं मानती है। कहते हैं ये मनुस्मृति 8 प्रकार के विवाह की बात करती है, पहले 4 ठीक माने गए हैं, अंतिम 4 ठीक नहीं माने गए हैं। ये असुर विवाह जो ये डावरी का एक रूप जो है असुर विवाह और वो मेल खाता है, ये 5वें नंबर पे आता है। यानी दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिजेस। तो अगर हम इस समस्या को डील नहीं करेंगे तो हम और नीचे जाएंगे, फिर नीचे राक्षस विवाह आएगा, फिर नीचे पिशाच विवाह आएगा, तो मामला समझिए क्या हो जाएगा। मतलब राक्षस विवाह का अर्थ होता है कि जब आप स्त्री के घर वालों को मार के, उनको किल करके और लड़की, रोती हुई लड़की को किडनैप करके ले जाएं और कहें कि जी शादी हो गई, है ना। तो ये इस तरीके की हम उस ह्रास की तरफ है, ये डिटेरियरेशन है जो आज की शादी की जो भी व्यवस्था चल रही है, एक प्रकार से हमारे सनातन के हिसाब से ये डिटेरियरेशन है। तो समाज को इसको देखना पड़ेगा। अब प्रश्न है, इफ़ डाउरी इज़ इलीगल, वाई इज़ इट स्टिल सो कॉमन एंड साइलेंटली एक्सेप्टेड? इज़ फियर ऑफ लीगल एक्शन इनफ टू स्टॉप डाउरी और डू वी नीड अ माइंडसेट रिवोल्यूशन?
तो प्रश्न लंबा लग रहा है, लेकिन मूलतः प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि डावरी अगर इलीगल है तब भी इतनी आसानी से और इतने साइलेंटली एक्सेप्टेड क्यों है, समाज उसको छोड़ क्यों नहीं रहा है। भाई कोई चीज़ इलीगल हो गई, आज बहुत सारे कानून हैं जहाँ इलीगल डिक्लेयर हो जाता है, लोग छोड़ देते हैं। मतलब सीट बेल्ट जैसी चीज़ जिसमें सरकार ने चालान का अमाउंट बढ़ा दिया तो लोग सीट बेल्ट लगाने लगे, है ना। तो जहाँ इतनी छोटी चीज़ों में समाज रिस्पॉन्ड कर रहा है, डाउरी में क्या प्रॉब्लम है, डाउरी क्यों नहीं बंद हो रही है। और दूसरा प्रश्न है कि क्या कानूनी डर, लीगल एक्शन का कानूनी डर दहेज को रोकने के लिए काफ़ी है, या हमें कोई माइंडसेट रिवोल्यूशन चाहिए, हमारे दिमाग के जिसको कहते हैं कि सारे दरवाजे खुलने चाहिए, एंटेनास खुलने चाहिए। तो क्या इसके अवयव हैं, क्या इसके डायमेंशंस हैं। इस प्रश्न के उत्तर में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है, उदाहरण मधु किशोर जी का है। मधु किशोर जी ने अपने इस पूरी जर्नी को, जो दहेज समस्या से जो उनकी लड़ाई रही है, उस पूरी जर्नी को एक ऐसे के तौर पे यूएन की एक बॉडी के लिए एक ऐसे लिखा था, यूनाइटेड नेशंस के लिए, और उसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया है। ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। उसको संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि उनका ये कहना था, मधु जी और मानुषी जो उनका संगठन है मानुषी, इन्होंने 1970s अर्ली 80s से लेके जब से ये एंटी डाउरी कैंपेन को टेकअप किया और बहुत सारे मामलों में उन्होंने इंटरवीन किया। तो इसमें पिटिशनिंग वगैरह जो होती थी वो तो होती ही थी। जो फैमिलीज़ में ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये जो है डाउरी डिमांड कर रहे हैं, डाउरी के लिए प्रताड़ना कर रहे हैं, तो वहाँ ये लोग पहुँचते थे और उनको फोर्स करते थे एक प्रदर्शन करके या कैसे भी कि आप इस चीज़ को ख़त्म करें। तो शुरुआती दौर में उन्हें बहुत सारा सपोर्ट भी मिला, अच्छा खासा, और विशेषकर लोग इस बात के पक्षधर नहीं थे कि आप किसी डाउरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए किसी को मारे पीटे या उसको और कोई इस तरह की हानि पहुंचाएं। लेकिन डाउरी एज सच को ख़त्म करने के पक्ष में लोग नहीं दिखे, इस मामले में उनको सपोर्ट नहीं मिला। और उसका एक कारण ये था कि एक अवधारणा चली कि विवाह का मतलब कि जो स्त्री है जिसकी शादी हो रही है वो बिल्कुल 2 जोड़े कपड़े में ही जाए और जितनी सादे तरीके से हो सके। तो यदि आपको ध्यान हो, मैंने शुरू में कहा था कि ये ब्रिटिश टाइम से ये एक अवधारणा चली आ रही है कि साहब आप शादियों में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, इसको सादा करिए, सादा करिए। लेकिन उन्होंने जब ये सारी चीज़ें पाई तो ये चूँकि काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, करीब 40-50 पेजेस का, तो आप जाके उनको पढ़ें। मूलतः उन्होंने यही कहा कि इसमें 2 ही चीज़ कर सकते हैं कि जो कानून है वो जेंडर इक्विटेबल हो और जो परिवार हैं लड़कियों के वो उनको उनका राइट्स जो है, मतलब लड़कियों को ये ना लगे कि हमारी शादी हो गई तो फिर मायका ख़त्म या वहाँ हमारा अब कोई दोबारा हम जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें ये सारे इश्यूज आ जाते हैं कि ह्यूमिलिएशन हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, फिर भी वो वहाँ अपने यहाँ टिकी हुई है क्योंकि उसको पता है कि वापस जाएगी तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये है। और भी उनके अपने एक उन्होंने जो उदाहरण दिया है, महाराष्ट्र में इनका कार्य रहा, उसका भी उदाहरण दिया कि कैसे वहाँ जब ये सोसाइटी में स्त्रियों के नाम पे ज़मीन वगैरह होने लगी तो जो मारने पीटने की घटनाएं थी वो रुकी, कम हुई और उसमें एक सफलता मिली। तो इसके और भी अवयव हैं और भी इसके डायमेंशंस हैं, मैं वो पूरे डायमेंशंस में नहीं जा रहा हूँ, उसको आप पढ़ें और खुद अपने उस पर मत बनाएं। फिर एक और चीज़ हुई कि डाउरी का जो डेफिनेशन है उस परिभाषा ने लगभग हर एक चीज़ जो विवाह के समय दी जाती है, विशेषकर दुल्हन के घर से, वो भले ही दुल्हन को दी जा रही हो या दुल्हन को दिए जाने के नाम पे उसके ससुराल वाले को दी जा रही हो, वो पूरी चीज़ एट एनी पॉइंट इन टाइम उसको डाउरी डिक्लेयर करके ये कहा जा सकता है कि साहब हम पे प्रेशर बनाया गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई जो अगर क्राइम है और दोनों पार्टीज़ कंसेंशुअल हैं, वो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से सहमत है कि चलो हम बताएंगे ही नहीं, तो जो कोई बताएगा ही नहीं तो कानून क्या कर लेगा, कंप्लेन ही नहीं आएगी तो कानून क्या कर लेगा। इस तरह से जो है दहेज चलता रहा। तो ये जो लीगल प्रोविजंस हैं इन्होंने भी मामले को और पेचीदा कर दिया। अब प्रश्न एक बार दोबारा
मैं आता हूँ प्रश्न पर कि लीगल एक्शन इनफ है क्या डाउरी के लिए, डाउरी को रोकने के लिए, डाउरी की समस्या को रोकने के लिए, या माइंडसेट रिवोल्यूशन चाहिए। मैंने मधु जी का आपको एग्जांपल दिया। अब आगे देखते हैं। एक बड़ा ही प्रोमिनेंट केस हुआ था 2003 में, निशा शर्मा का केस। निशा शर्मा नोएडा में रहती थी, उनकी शादी हो रही थी, सब बारात वगैरह आ गई थी, और ऐन वक्त पर ऐसा एलिगेशन लगा कि डाउरी डिमांड, एक्स्ट्रा डाउरी डिमांड की गई, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ दिया जा चुका था। उस समय के हिसाब से जो अच्छी गाड़ी थी वो दी जा चुकी थी, वो खुद आई थिंक आईटी में थी, और बहुत अलग अलग ये हुआ। तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आई, उनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया, फिर बाद में उनके इन लॉज जो वुड बी इन लॉज थे, क्योंकि शादी तो हुई नहीं कंप्लीट, लेकिन वुड बी इन लॉज को भी अरेस्ट कर लिया। और रातों रात एक तरीके से वो सेलिब्रिटी स्टेटस उनका हो गया। बल्कि यूएस का, अमेरिका का एक बड़ा फेमस शो हुआ करता था, अभी भी शायद आता हो पता नहीं, ओपरा विनफ्री शो। ओपरा विनफ्री शो पे उनको इनवाइट किया गया और जनता को, पूरे विश्व को बताया गया कि देखिए साहब, हिंदुस्तान में तो डाउरी के नाम पे जो है शादियां रुक जाती हैं और स्त्रियों को जो है जेल करवाना पड़ता है वगैरह वगैरह। शी बिकेम अ हीरोइन ओवरनाइट। अराउंड द सेम टाइम, और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उस समय मैं रिपोर्टिंग में था, तो अराउंड दैट सेम टाइम एक छोटा सा केस हुआ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। वहाँ भी यही समस्या क्रिएट हुई कि बारात आ गई, और बारात के जो वो लड़के वाले थे उन्होंने कहा कि साहब इसमें जो भी आपने दिया इसमें और बढ़ा दीजिए। लड़की के जो पिता थे वो अड़ गए कि हम नहीं देंगे। 2 दिन तक पंचायत बैठी, जो भी मोहल्ले के, जो उनके कम्युनिटी के लोग थे, पंचायत बैठी, पुलिस ने वॉच रखा, इंटरवीन नहीं किया। पुलिस ने कोई केस नहीं दर्ज किया, पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया कि भाई मामला लड़ाई झगड़े पे ना आ जाए। 1.5 या 2 दिन बाद ये तय हुआ कि जो लड़के वाले ने पैसे वगैरह लिए थे वो वापस रखेंगे, वो अपनी बारात वापस लेके जाएंगे और लड़की की शादी दोबारा होगी, अच्छे से होगी। पॉइंट इज़ कि ये जो लीगैलिटी की बात होती है ना, कि ये कानून वो कानून, ऐसे वैसे माइंडसेट रिवोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल चीज़ कि ये मोरालिटी की बात है, एथिक्स की बात है। बस अगर इतना, ये 2 चीज़ें पकड़ लें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है समस्या रहेगी नहीं। हम जो इसकी पेचीदगियाँ हैं उसमें अधिक उलझ जाते हैं कि साहब ये हुआ तो ऐसा होना चाहिए। भाई है क्या डाउरी, क्या है? प्री फिक्स्ड, प्री डिमांडेड। अगर किसी ने बिल्कुल ऐन वक्त पे कह दिया कि नहीं साहब इतना दीजिए नहीं तो नहीं होगी, ठीक है भाई, इससे आइडिया तो लग गया कि आप योग्य नहीं है मेरी बेटी के, है ना। तो इसलिए जो है ये रिवोल्यूशन की जो बात होती है, ऐसा कोई आंदोलन, रिवोल्यूशन ऐसा कुछ बड़ा नहीं करना है। सिर्फ इस इशू के, इस समस्या की ग्रेविटी को समझना है और उसको अपने हाथ में लेते हुए, यानी कम्युनिटी अपने हाथ में लेके उसका एक उचित निपटारा करें। आगे चलते हैं। एक ये बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न एक के बाद एक शायद आएगा, फिर भी मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है, बाई कॉलिंग डॉटर्स पराया धन, यानी कि somebody else's property, are we loving them or silently preparing them to be sent away with dowry, treated as burdens and denied equal worth from birth to marriage? तो जब आप एक्चुअली अगर इस प्रश्न में ही जो है इस जो पराया धन की जटिलता है वो पूरी तरह आ गई है कि पराया धन कहने से होता क्या है। आप जब पराया धन कह रहे हैं कि भाई बेटी पराया धन है, ठीक, तो पराया धन से आप क्या कह रहे हैं? आप प्रेम कर रहे हैं। पराया धन से किसने प्रेम किया? सब अपने धन से प्रेम करते हैं। दूसरा, आप डाउरी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको एक बोझ बना रहे हैं और लास्ट में उनकी शादी किसी तरह करा के निपटारा पा रहे हैं। अगर ये बात सही है तो बर्थ टू मैरिज, उसके जीवन मतलब जन्म से लेकर विवाह तक, तो आप उसको एक बोझ बना दिया आपने कि साहब पराया धन हो, तुमको तो बाद दूसरे घर जाना है, और उसका वर्थ आपने कम कर दिया। तो ये जो प्रश्न है बड़ा ही गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये पराया धन का जो कॉन्सेप्ट है ये उनको, जैसे ये प्रश्न में है ना, साइलेंटली प्रिपेयरिंग देम टू बी सेंट अवे विथ डाउरी, ट्रीटेड एज बर्डन्स एंड डिनाइड इक्वल वर्थ फ्रॉम बर्थ टू मैरिज।
ये मैं दोबारा इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि आप इसकी गंभीरता को समझें कि जब आप पराया धन कहते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, मन में वो किस तरीके के विचार क्रिएट करता है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, क्योंकि हम आज की डेट में कुछ भी कहें और आज के पिछले कुछ सौ सालों की परंपरा को जब हम लेते हैं तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये परंपराएं, प्रथाएं जो भी हैं, चाहे वो विकृत हो गई, चाहे वो थोड़ी टूट गई, अच्छी वाली कहीं रह गई, ये एक हम कॉलोनाइज्ड एनवायरनमेंट में रहे हैं लगातार पिछले 700-800 वर्षों में या 1000 वर्षों में मोटे तौर पे। ठीक है, तो ऐसे में हमें अपने शास्त्रों पर वापस जाना पड़ेगा। ऐसा ये भी नहीं कहा जा रहा कि जो शास्त्र में लिखा है वही अंतिम सत्य है। शास्त्रों में भी समाज के, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव की का प्रावधान है और उसको कोई गलत भी नहीं मानेगा। अब चलिए, हमने पहले भी कहा था कि मनुस्मृति तो स्त्रीधन की बात करती है। ठीक है, 16 संस्कारों की बात होती है। अब 16 संस्कार में वो संस्कार से यहाँ गुण से कन्फ्यूजन नहीं करना है कि आप अच्छे से बोलते हैं कि नहीं, आप अच्छे से ये नहीं करते हैं। संस्कार मतलब वो जात कर्म, फिर नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, आगे चल के विवाह, फिर आगे चल के अंत में श्राद्ध। तो ये जो 16 संस्कार है ये बर्थ टू डेथ के हैं, इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है स्त्री और पुरुष में। तो शास्त्रों की समस्या तो नहीं है। तो क्या ये हाल फिलहाल की है? तो मैंने जो खोजा तो थोड़ा बहुत मुझे एक चीज़ मिली और उसे मैंने समझने का प्रयास किया कि ये नैरेटिव का इशू तो नहीं है। क्योंकि देखिए, 1971 में एक फिल्म आती है पराया धन। ठीक है, इसमें है बलराज साहनी जी, हेमा मालिनी, राकेश रोशन। अब पराया धन जैसे हम समझते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है, यही एक पॉपुलर डायलॉग है, बेटी तो पराया धन होती है, बेटी दूसरे घर चली जाएगी। तो जब आप इस मूवी का टाइटल देखेंगे तो आपको लगेगा ये मूवी भी उसी बारे में होगी कि किसी बेटी को कोई बाप जो है शादी के नाम पे कि बेटी ये तो करना ही पड़ेगा, किसी वैसे अनडिज़र्विंग आदमी के साथ उसने शादी कर दी कि साहब अब कुछ नहीं हो सकता और तुम जाओ, और वो दुखियारी जीवन जी रही है, कुछ इसी टाइप का होगा। पर आप फिल्म देखेंगे तो कहानी इसके ठीक उलट है। कहानी है एक पिता की जो उस लड़की का असली पिता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार से मैं बताता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगी। फिल्म ये है कि एक कैरेक्टर है गोविंद राम। गोविंद राम डकैत के गैंग का मेंबर है। ठीक है, ये बलराज साहनी है। और एक डकैतों ने एक रेकी करके एक अमीर सेठ को टारगेट किया है कि उसकी गाड़ी जब जंगल से गुजर रही होगी तो हम उसको पकड़ लेंगे और उनके पास उस समय ज्वेलरी है तो ज्वेलरी लूट लेंगे। लेकिन तभी क्या होता है कि पुलिस की गाड़ी समहाउ वहाँ पे आ जाती है जब ये लोग उसको घात लगा के हमला करते हैं, और इसी फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में फिर डकैतों गोली चलने लगती है एंड ऑल दैट। तो जो सेठ की पत्नी होती है उसको गोली लग जाती है, वो मर जाती है। उसकी गोद में छोटी सी बच्ची है, 1-1.5 साल की दुधमुही बच्ची जिसको कहते हैं। गोविंद राम है तो डकैत के गैंग का मेंबर, लेकिन उससे वो देखा नहीं जाता कि एक बच्ची जो है अनाथ हो गई है, अब इसको कोई देखने वाला नहीं है। तो वो उसको अपने पास रखता है और वहाँ चूँकि पूरा हंगामा मचा हुआ है, कोई इधर से गोली चला रहा है, उधर से गोली चला रहा है, तो बलराज साहनी यानी कि जो गोविंद राम है वो उसको लेके वहाँ से भाग लेता है जंगल में और चलते जाता है, बहुत दूर जाता है, बहुत दूर जाता है, और हिमाचल के किसी गाँव में जाके वो ठहर जाता है जहाँ लोग उसको नहीं जानते कि ये डकैत गैंग का मेंबर है। फिर वो उस लड़की को पालता है, पोसता है एक पिता की तरह। वो उसका असली पिता नहीं है और गांव के लोग उसको पसंद भी करते हैं, अच्छा आदमी है, सब कुछ है, और उसको बहुत अच्छे संस्कार भी देता है बेटी को। और वही हेमा मालिनी बनती है जो मतलब बच्ची है। उसके बाद जब शादी का समय आता है तो जो हीरो हैं इसमें, मतलब हालांकि उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन हीरो आते हैं तो उनसे शादी होने की बात होती है। उस पॉइंट पे आके एक डायलॉग है इस फिल्म में कि बेटी, अब वो बेटी क्या कह रही है, वो तो जानती है कि यही इनके पिता हैं। बेटी कह रही कि पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शादी करूंगी मैं चली जाऊंगी, आप बूढ़े हो रहे हैं, आप अकेले रह जाएंगे, आपका कौन देखभाल करेगा, क्योंकि और तो कोई है नहीं परिवार में। तब वो कहते हैं कि बेटी एक दिन तो जाना ही होता है, बेटियां तो पराया धन होती है। बस एक डायलॉग है वो। उसके बाद फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है कि जो इनका डकैतों के गैंग का सरगना है उसको पता चल जाता है कि ये आदमी यहाँ छुपा हुआ है, और वो गुस्सा है कि वो ज्वेलरी वगैरह जो है लेके ये एक्चुअली ज्वेलरी गोविंद राम के हाथ में आ जाती है, तो ज्वेलरी और ये बड़ी बेटी को लेके भाग जाता है।
फिर वो सारा घटनाक्रम होता है। अंत में वो पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना जीवन का दान देता है, और वो बेटी इतनी ब्रेव है कि वो जो मेन विलेन है उसको मार देती है, ठीक है। और पिता जब देखता है, उसको लग जाता है कि उसका जीवन अब बचेगा नहीं, तो कहती है कि तुम्हारा असली बाप वहाँ फला सेठ है, फला नगर में, वहाँ पे तुम चली जाओ, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बेटी जाती है लेकिन बीच में से वापस आ जाती है। फिर पिता की जो भी मतलब अपने फॉस्टर फादर की जो विरासत है वो संभालती है, जो भी है। फिल्म मोटे तौर पे ये है। तो आप देखें पूरी कहानी एक अलग ही रॉ में जा रही है, एक अलग ही फ्लो है उसका। यहाँ एक पिता है जो उसका असली पिता ना होते हुए भी बेटी को इतना संस्कार से बड़ा करता है, इतने उसको अंदर हिम्मत भरता है कि वो विलेन को भी मार देती है। और लेकिन चूंकि टाइटल दिया है पराया धन, तो हमें लगेगा कि जिसने नहीं देखा कि अरे ये तो वही होगा कि हाँ बेटियाँ तो पराया धन होती है। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। ये तो ये वाली बात होगी कि टाइटल से मिसलीडिंग अवधारणा बनती है। एक भोजपुरी फिल्म है, इनफैक्ट पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो, 1963 की। ये फिल्म, इनफैक्ट इस फिल्म का इतिहास है कि ये फिल्म जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी इंटरवेंशन रहा है इसमें, क्योंकि जो नासिर हुसैन थे जो इसमें प्रोड्यूसर थे, एक्टर भी थे, उन्होंने ये बात कही कि भाई आप जाके मतलब कुछ हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने किसी को कहा कि भाई आप इसमें पैसे लगाएं। उसका एक पूरा इतिहास है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में क्या है कि गांव का एक आदमी है, एजेड है, गरीब है, शराब वराब पीता है, उसकी जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है। तो कोई उसको कहता है कि यार छोड़ो इधर तो क्या, ये पैसे वाला आदमी है, 60 इयर्स का है तो क्या हुआ, इससे शादी कर दो। तो वो घबरा जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं इतना क्रूर नहीं हो सकता हूँ। तो वो फिर उसको लोग कन्विंस कर देते हैं कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, उसके पास पैसा है, जल्दी अगर डेथ हो भी गई तो सारा पैसा तुम्हारी बेटी का होगा, आराम से रहेगी, राज करेगी। तो कहीं वो कमज़ोर पड़ जाता है और मान लेता है। जब मान लेता है तो उसकी माँ, लड़की की माँ, वो कहती है कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो वो डांट देता है, नहीं मानता है। तो अपनी बेटी को उसकी माँ कह रही है कि ऐसा है तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम शादी मत करो, ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप 60 साल के उससे शादी कर ले। फिर वो भागती नहीं है क्योंकि उसको पिता की चिंता होती है। अब ये एक समस्या है। अभी हाल ही में देखिए राजा रघुवंशी का जो केस हुआ, उसमें बाकी बाद में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इनिशियल स्टेटमेंट तो यही है कि लड़की डर रही थी कि अगर मैं अपने प्रेम की बात अपने पिताजी को बता दूंगी तो पिताजी हार्ट के मरीज हैं, उनको कुछ हो जाएगा। एक कंसर्न वो भी था, शायद उसने बता दिया होता तो बात कुछ अलग तरीके से आई होती, इस तरह से जो इतना मर्डर हुआ मेघालय में और ये सब नहीं हुआ होता। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ह्यूमन इमोशंस, फैमिली रिलेशंस बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और इस फिल्म में भी यही दिखाया गया। अंत में चीज़ें फिर वो और बुरी स्थिति में चली जाती है, फिर वो मिल भी जाते हैं और जिससे वो शादी करना चाहती थी वो शादी करती है। अब उस शादी करती है, लेकिन कब? बिल्कुल अंत में। हाँ, वहाँ पे उस लड़के के पिता जिससे वो लड़की प्रेम करती है, जो कि ठीक ठाक पैसे वाला है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता गरीब लड़की से, कि साहब हमने तुम्हारी पढ़ाई में इतना खर्चा किया, हमने तुम्हारे खिलाने में इतना खर्चा किया, तो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। वो लॉजिक वहाँ पे यूज़ हुआ है इस भोजपुरी फिल्म में। अब अगर आप कायदे से देखें तो अजीब बात नहीं, अगर और ये अवधारणा रही है, जैसा मैंने पहले कहा कि ब्लैंक चेक, लड़का है तो ब्लैंक चेक हो गया। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने किसी भी चीज़ में, किसी बिज़नेस में, किसी भी आप कह रहे हैं कि हमने अपने लड़के में पढ़ाई में, उसको प्रोफेशनल कोर्स में, ये वो में इन्वेस्ट किया, तो आपने इन्वेस्ट किया, तो आप किसी और से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे? लड़की का पिता तो आपसे नहीं कहने आया था कि आप ऐसा है, आप बच्चे को जो है यहाँ पढ़ाइए, यहाँ पढ़ाइए, जब शादी होगी तो मैं आपको भरपाई कर दूँगा। तो ये गलत अवधारणा है जो कहीं समाज में आई है, और इसलिए दोबारा कहता हूँ, हमारे शास्त्रों में पराया धन का कंसेप्ट नहीं है। ये पिछले कुछ समय से हमारे मीडिया के चलते भी है, और समाज जो है वो बिल्कुल ऐसा है कि समाज इनोसेंट है, ऐसा नहीं है। समाज में भी ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में जिनका उल्लू जहाँ सीधा हो रहा होता है वहाँ वो मान लेते हैं, जहाँ नहीं होता है वहाँ कहते हैं नहीं जी हमारा तो ये नियम नहीं है। यही बात जो है
थोड़ा सा और मैं इसको पुष्ट कर देता हूँ। मनुस्मृति चैप्टर 9 वर्स नंबर 89 में स्पष्ट कहती है कि भले ही डॉटर, आपकी बेटी, जीवन पर्यंत अपने पिता के घर में रह जाए, लेकिन अनडिज़र्विंग मैन से, अनडिज़र्विंग पर्सन से उसकी शादी नहीं करनी है। अब इससे अधिक क्लियर डिक्लेरेशन आपको क्या चाहिए कि हमारे जो शास्त्र हैं वो इस तरह के किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं। अब ये बात हम अब अभी के समय में देखें तो कॉमेडी हो जाती है। कैसे? अब शोले फिल्म याद करिए। शोले फिल्म में जब वो मौसी और जय का डायलॉग होता है तो लास्ट तक बताता है कि मेरा दोस्त जरा शराबी है, जुआरी है, भूल जाता है, लड़कियों में इंटरेस्ट लेता है, वो सारी बातें कह के वो जय कहते हैं कि ठीक है मौसी, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। तो मौसी क्या कहती है कि सगी मौसी हूँ, उसकी कोई सौतेली माँ नहीं, भले बेटी कुंवारी ज़िंदगी भर बैठी रहे, किसी कुएं में थोड़ी धकेल दूँगी। अब उसको कॉमेडी में ले लिया जाता है। लेकिन ये विचार, मतलब अब मैं ये नहीं कहता कि मनुस्मृति से उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन ये विचार है कहीं हमारे अंतरात्मा में, समाज के अंतरात्मा में, कि अनडिज़र्विंग अगर आपको पता चल, और ऐसा नहीं होता है कि समाज को पता नहीं होता है। अगर कोई ये कह रहा है कि ठीक है आपको जानकारी कम है, कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोगों को आइडिया होता है, राइट? तो इसलिए गर्ल्स वर नेवर अ बर्डन टू अस, पराया धन नहीं थी, नहीं है, और इस कंसेप्ट से हम जितनी जल्दी बाहर निकलें उतना अच्छा।